सभी को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। और जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले हम लोग अरेस्टेड का प्रयोग हम लोग पढ़ चुके हैं और अरेस्टेड ने यही बताया था कि अगर कोई धारावाही चालक तार है उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके चारों तरफ चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो अगर धारावाही चालक तार यानी विद्युत धारा के कारण चारों तरफ इसके चुम्बकीय क्षेत्र जनरेट होता है तो क्या हम लोग सोच सकते हैं कि क्या उस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा या फिर उस चुंबक के द्वारा हम लोग धारा को जनरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यही नियम बताएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण और इस नियम को लेकर के आएंगे फैराडे। और ये फैराडे का नियम तब आया जब एक प्रयोग हुआ फैराडे तथा हेनरी का प्रयोग। और फैराडे तथा हेनरी के प्रयोग को हम लोग समझेंगे कि इस प्रयोग से ऐसा क्या हुआ था कि चुंबक के कारण विद्युत धारा जनरेट हुई और वही विद्युत धारा आज हम लोग काम में लेते हैं उस चुंबक के कारण। और वही चुंबक किसी कुंडली के संपर्क में ले जाकर के हम लोग एक विद्युत धारा जनरेट करेंगे और वही प्रयोग होगा जो फैराडे तथा हेनरी के प्रयोग से हम लोग समझे थे या फिर फैराडे तथा हेनरी ने अपने प्रयोग से समझाया था। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं वो क्या था फैराडे तथा हेनरी का प्रयोग, आइए समझते हैं। फैराडे हेनरी प्रयोग। फैराडे हेनरी प्रयोग को हम लोग समझने से पहले ये कुंडली समझ लेते हैं कि ये जो कुंडली है वो कई फेरों वाली कुंडली है, इस तरह से बनाई गई है। और ये कुंडली, इस कुंडली के मध्य एक गैल्वेनोमीटर लगाया गया है धारामापी। और धारामापी को हम लोग पहले क्लास में समझ चुके हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या है और इसका वर्किंग क्या है। तो ये जो धारामापी है, इस धारामापी को हम लोग कह सकते धारामापी है। और ये धारामापी का जो काम होता है ये सूक्ष्म धारा को डिटेक्ट करके बताएगा। ये जो धारामापी है वो सूक्ष्म धारा को डिटेक्ट करके बताएगा। ये गैल्वेनोमीटर है। जैसे ही इस परिपथ में धारा प्रवाहित, अभी तो ये जीरो पर होती है, जैसे ही इस परिपथ में धारा प्रवाहित होगी ये इसमें कुछ विक्षेपण शुरू हो जाएगा। ये सुई इस तरह से हिलने लगेगी और धारा अगर नहीं प्रवाहित हो रही है, जब धारा इसमें नहीं प्रवाहित होगी तो ये विक्षेपण जीरो होगा, यानी ये सुई जीरो पर होगी। अब हम लोग समझते हैं कि उन्होंने अपने प्रयोग में क्या किया था। इस तरह से एक कुंडली बना ली थी और ये कॉपर का कई फेरों वाली कुंडली होती है और लिपट करके इसके अंदर से चुंबक को पास करवाया। सबसे पहले इस तरह से गोलाकार में एक परिनालिका बनाई गई, इस कॉपर क्रोड से एक परिनालिका लिपट करके बनाई गई और उसमें से एक चुंबक को नीचे गिराया गया। और चुंबक को सबसे पहले हम लोग लेकर के इसके ऊपर ला करके रखेंगे और चुंबक का एक सिरा नॉर्थ होता है और एक सिरा साउथ होता है। इस चुंबक को ला करके इसके संपर्क में रखेंगे तो इसमें कोई भी विक्षेपण नहीं होगा इस गैल्वेनोमीटर में, यानी कि इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही उन्होंने क्या किया था, जैसे ही इसे मूव कराया और इसे आगे लेकर के आया, तो जैसे ही इसको लेकर के आगे आया फैराडे तथा हेनरी ने, और ये नॉर्थ ये साउथ, ये चुंबक यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी, यानी जैसे ही इसके संपर्क में लेकर के आया, इस कुंडली के संपर्क में लेकर के आया, वैसे ही विक्षेपण शुरू हो गया। इसका मतलब ऐसा लगा कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। और जैसे ही ले जा करके इसको रोका गया, इस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर इसके पास में ले जा करके रोका गया, तो इसमें फिर से विक्षेपण शून्य हो जा रहा था। मतलब यहां से जैसे ही उन्होंने लेकर के यहां आया तो इसमें कुछ धारा विक्षेपित हो रही थी, यानी धारा प्रवाहित हो रही थी। और जैसे ही ले जाकर के रोक दिया गया, इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी इस गैल्वेनोमीटर में। अब कहानी पलट जाती है। अब इसे जैसे ही कुंडली से दूर लेकर के जाते हैं हम लोग, अब ये चुंबक अब यहाँ न रह करके जैसे ही इसे पुनः उस
बिंदु ए पर लेकर के जाते हैं, जैसे ही ला करके यहाँ रखेंगे कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, और यहाँ बिंदु बी से फिर पुनः ए पर लेकर के जाएंगे तो फिर से धारा प्रवाहित हो रही थी। लेकिन ये था कि जैसे विक्षेपण अगर इस साइड मिल रहा था, तो अब जैसे ही वापस लेकर के जा रहे थे तो अब विक्षेपण इस साइड मिल रहा है। इसका मतलब ये था कि अब जैसे ही वापस लेकर के जा रहे थे तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो जा रहा था। अब इससे निष्कर्ष ये निकाला गया कि जैसे अगर चुंबक है, अगर चुंबक को इस कुंडली के संपर्क में लेकर के आ रहे हैं तो धारा प्रवाहित हो रही है, और ले जा करके रख रहे हैं तो धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। जैसे ही इससे दूर लेकर के जा रहे हैं तब भी धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन ले जा करके रख रहे हैं तो कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। चुंबक की प्रॉपर्टी हमें पता है कि चुंबक में जो भी होता है बल रेखाएं होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकल करके इस तरह से साउथ की ओर जाती हैं। चुंबकीय बल रेखाओं की एक प्रॉपर्टी है कि ये नॉर्थ से निकल करके साउथ की ओर जाती हैं। नॉर्थ से निकल करके साउथ की ओर ये जाती हैं, इनकी प्रॉपर्टी होती है। अब जैसे ही यहाँ एक निष्कर्ष निकाला गया कि कहीं न कहीं ये चुंबकीय फ्लक्स, ये चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है कि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही हम लोग एक्चुअल में चुंबकीय फ्लक्स भी कहते हैं। इसे हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या है, यही अगर एक किसी बंद पृष्ठ से गुजारा जाए, किसी बंद पृष्ठ से या कुंडली से होकर के इसको लेकर के जाए, उसके अभिलंबोत गुजरेंगी और यही काउंट कर लिया जाएगा कि कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं। इन्हीं की संख्या को हम लोग कहेंगे वैद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। और चुंबकीय फ्लक्स होगा तो यहाँ देख रहे हैं कि जो इस चुंबक की प्रॉपर्टी होती है कि जो ये ध्रुव है, नॉर्थ हो या साउथ हो, ध्रुव पर जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी वो प्रबल होती हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो प्रबल होता है, यानी अधिक होता है। और जैसे जैसे दूर जाएंगे ये इसका चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू धीरे धीरे घटता चला जाता है। जितना ही चुंबक से दूर जाते हैं हम लोग, धीरे धीरे उसकी वैल्यू घटती चली जाती है। इसका मतलब ये जो बल रेखाएं हैं वो ध्रुव पर तो अधिक होते हैं लेकिन इससे दूर कम होते हैं। अब यहाँ देखा गया, अब यहाँ से निष्कर्ष निकाला गया कि ये जो चुंबक है, चुंबक से जो चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं वो जब दूर था तो यहाँ से एक या दो पास होकर के जा रही थी। चुंबकीय बल रेखाएं जब दूर थे तो एक या दो पास होकर के जा रही थी। जैसे मान लीजिए कि चुंबक है, चुंबक से दो बल रेखाएं होकर के जा रही हैं, तो दो बल रेखाएं होकर के जाएंगी तो कुछ समय बाद भी दो रहेंगी, कुछ समय बाद पुनः, ये परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगर ये धारा प्रवाहित हो रही है इस कुंडली में, धारा कुंडली में अगर प्रवाहित हो रही है तो कभी भी धारा प्रवाहित होता है तो वहाँ विभवांतर होता है, तब जाकर के धारा प्रवाहित होती है। मतलब विभव का कुछ न कुछ अंतर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इस पानी, इसे करंट को हम लोग एक पानी मान लें और ये कोई पात्र है और इसका ये एक स्तर है। जैसे मान लीजिए पानी यहाँ से यहाँ तक है और इसी के संपर्क में एक, और इसे एक दूसरे से कनेक्ट किया जाएगा, तो ये अगर स्तर लेवल बराबर नहीं है, इन दोनों का स्तर अगर बराबर नहीं है, पाइप 1 और पाइप 2 का, ये दोनों का अगर पात्र 1 पात्र 2 का दोनों का अगर स्तर बराबर नहीं है तो ये आपस में फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। ये पात्र 1 से पात्र 2 के तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक स्थानांतरित होंगे, चाहे आवेश हो, इलेक्ट्रॉन हो या फिर पानी हो। अब जब ये स्थानांतरित होंगे तब जाकर के धारा का प्रवाहित होता है, धारा फ्लो होता है। जैसे मान लीजिए इसका V1 वोल्टेज V1 है और इसका जो विभव है V2 है, तो हमें क्या करना होगा, V1 माइनस V2, या पात्र 2 में जा रहा है तो V2 माइनस V1, इसका जब भी डिफरेंस मिलेगा, V2 माइनस V1 डिफरेंस मिलेगा, तब जाकर के इसमें धारा प्रवाहित होगी। तो कभी भी धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका मतलब इसका स्तर में परिवर्तन हो रहा है, और स्तर में जब परिवर्तन होता रहेगा तब जाकर के धारा प्रवाहित हो रही है। अब जैसे ही इसको संपर्क में लेकर के आएंगे, अब परिवर्तन शुरू होगा।
जैसे ही चुंबक को कुंडली के संपर्क में लेकर के आते हैं, अब यहाँ से मूव करना शुरू करेगा तो ये धीरे धीरे आएंगे। तो अब ये आगे आते रहेंगे, जैसे ही आगे आएंगे चुंबक कुंडली की ओर आएगा वैसे ही इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब 2 था तो अब ये 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 बल रेखाएं हो जाएंगी और जैसे जैसे नजदीक आएगा वैसे वैसे वैद्युत चुंबकीय बल रेखाएं परिवर्तित होती चली जाएंगी। और जैसे ही ले जा करके रोका गया है तो धारा का मान 0, यानी कि अगर मैक्सिमम 5 चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं तो ये अब नियत दर से चलेंगी, 5 5 5, यानी कि इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा था। तो फैराडे ने निष्कर्ष निकाला कि जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, यहाँ जब परिवर्तन हो रहा है तब ये विक्षेपण हो रहा है, इसका मतलब धारा प्रवाहित हो रही है। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं हो रहा है, ले जा करके दूर रोके या फिर इसके संपर्क में लेकर के आए। जब परिवर्तन नहीं हो रहा है, जब चुंबकीय फ्लक्स नियत दर से है तो इसका मतलब उस कुंडली में धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। यह निष्कर्ष निकाला गया कि धारा कब प्रवाहित हो रही है, जब कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति हो रही है। अब ऐसा नहीं है कि कुंडली को चुंबक को कुंडली की ओर लेकर के आए, इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि चुंबक को अस्थायी कर दें और कुंडली को लेकर के चुंबक के संपर्क में आए, तब भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। जैसे ही इसके संपर्क में लेकर के जाएंगे, जब 2 आ रही थी अब 3 आएंगी, 4 आएंगी, 5 बल रेखाएं आएंगी, तो जितनी भी बल रेखाएं आएंगी उतना ही वैद्युत चुंबकीय फ्लक्स होगा। और चुंबकीय फ्लक्स मतलब चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय फ्लक्स मतलब चुंबकीय बल रेखाएं, और चुंबकीय बल रेखाओं में जब परिवर्तन हो रहा है तभी जाकर के विद्युत धारा जनरेट हो रही है। तो यहाँ से फैराडे और हेनरी के प्रयोग से यह निष्कर्ष निकाला गया कि इन दोनों में सापेक्षिक गति होना चाहिए। दोनों में सापेक्षिक गति होगी तो एक जब भी विद्युत धारा जनरेट हो रही है तो एक विद्युत वाहक बल जनरेट हुआ होगा। तो जैसे ही सापेक्षिक गति होगी तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। चुंबकीय फ्लक्स को हम लोग फाई कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स जब कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति हो रही है तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, जो एक विद्युत वाहक बल जनरेट करेगा। विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और अगर ये परिपथ पूर्ण है, तो एक धारा उत्पन्न होगी जिसे हम लोग कहेंगे प्रेरित विद्युत धारा। प्रेरित धारा, यही हमें सिर्फ और सिर्फ याद रखना है और यहीं से डिफाइंड होगा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, और यहाँ से डिफिनीशन दे सकते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिभाषा का, और यही बताएगा फैराडे का प्रथम नियम। और क्या कहेगा कि जब कुंडली तथा चुंबक के बीच सापेक्षिक गति होती है तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जो एक प्रेरित विद्युत वाहक बल जनरेट करता है, जो एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। और परिपथ पूर्ण है तो उस परिपथ में एक धारा प्रवाहित होती है जिसे हम लोग कहेंगे प्रेरित विद्युत धारा। और यही एक जनित्र का सिद्धांत भी हो जाएगा, जो जनरेटर बिजली उत्पादन करती है। और यही डायनमो में हम लोग यूज करते हैं, चाहे दृष्ट धारा डायनमो हो चाहे प्रत्यावर्ती धारा डायनमो हो। डायनमो का मतलब होता है जनरेटर, और जनरेटर में यही यूज होता है कि जब कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति कराया जाता है तब जाकर के एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो इसे हम लोग नोट कर सकते हैं कि ये फैराडे का प्रथम नियम, ये फैराडे का प्रथम नियम में नोट कर सकते हैं हम लोग कि जब कुंडली तथा चुंबक के बीच असापेक्षिक गति होती है तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जो एक
प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, अगर परिपथ पूर्ण है तो एक प्रेरित धारा उत्पन्न करती है। अब ये सिर्फ थ्योरी है और इस घटना को हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये पूरा का पूरा घटना कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण EMI। और ये EMI फैराडे का प्रथम नियम को भी रिप्रेजेंट करती है। अब ये कहा सुने बात तो हो गई, लेकिन अगर ये विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में अगर परिवर्तन हो रहा है तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, मैथमेटिकल फार्मूला क्या होगा, वो उन्होंने फैराडे के द्वितीय नियम में, अपने नियम के द्वितीय नियम में उन्होंने बताया था कि फैराडे का जो द्वितीय नियम होगा इसी का एक्सप्रेशन मैथमेटिकल में लिख करके उन्होंने द्वितीय नियम में बनाया कि जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है E वो माइनस डी फाई बाई डी टी के बराबर होगा। इसको डिफाइन करना है सेकंड को, तो ये हम लोग, ये जो उत्पन्न हो रहा है प्रेरित विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होगा वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल, उन्होंने दूसरे नियम में बस यही मैथमेटिकल फार्मूला दिया था और बताया था कि जो इस कुंडली के कारण कुंडली में उत्पन्न हो रहा है प्रेरित विद्युत वाहक बल वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है और ये ऋणात्मक चिन्ह लेंज के नियम से आता है। लेंज का नियम, और ये उस कारक का विरोध करता है ये जिसके कारण ये उत्पन्न होता है। इसे हम लोग आगे समझेंगे कि लेंज का नियम क्या होता है। फिलहाल यहाँ हम लोग समझ सकते हैं कि ये फैराडे का प्रथम नियम और विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना यही है, और इसका द्वितीय नियम इस फार्मूले को डिफाइन करता है कि इसमें इस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो आगे हम लोग समझते हैं कि लेंज का नियम क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।